हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब आईटीआई बाय भीम सर। आज हम आईटीआई सेकेंड ईयर के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हो रहे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। चूँकि हमें पता है कि लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बटे में सीपी होता है क्रय मूल्य और गुणे 100 होता है, जो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रॉफिट अपान सीपी गुणे 100। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 150 केजी का भार संतुलन में है और म्यू का मान 0.5773 है तो झुकाव कोण का मान क्या होगा। हमें पता है कि घर्षण गुणांक अर्थात म्यू इक्वल टू एफ अपान आर होता है, जहाँ पे एफ घर्षण बल होता है और आर नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्योंकि आर बराबर डब्लू होता है, अतः यहाँ डब्लू का मान 150 केजी भार दिया है तथा हमें पता है कि म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है, इसलिए tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। अतः अब मान रखेंगे म्यू का, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.5773, जिसका मान आता है 29.99, जो 30 अंश के बराबर है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 30 अंश। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि उच्चतम प्रतिबल 35 किलोग्राम mm² है और सुरक्षा गुणांक 5 है तो सुरक्षा प्रतिबल ज्ञात करें। तो सुरक्षा गुणांक बराबर होता है उच्चतम प्रतिबल अर्थात अल्टीमेट स्टेट बटे में सेफ स्टेट। तो यहाँ पे दिया है अल्टीमेट स्टेट 35 और सुरक्षा गुणांक दिया है 5। तो सुरक्षा गुणांक बराबर होता है अल्टीमेट स्टेट यानी 35 बटे में क्या होता है सुरक्षा प्रतिबल, यानी इसको x मान लेते हैं। तो इसको कटाएंगे तो x का मान हो जाएगा 5 कम 5, 5 7 35, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में है। एक शंकु अपने आधार पर विश्राम कर रहा है। तो जैसे ये मान लीजिए ये शंकु हो गया और ये अपने आधार पर स्थित है, तो यदि हम इसको अपने हाथों से हिलाएंगे आधार से तो ये स्थिर अवस्था में होता है, ये फिर अपने अवस्था में आ जाएगा। अतः यह क्या है स्थिर अवस्था में। यदि यही इसका उल्टा होता, ये अपने सिरे के बल पर विश्राम कर रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरह कहेगा, इस तरह शंकु है और ये अपने सिरे के बल पर क्या है विश्राम कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अस्थिर रहेगा। क्योंकि इसको थोड़ा भी टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा गिर जाएगा, इसलिए असंतुलन अवस्था में रहेगा। इसलिए ये वाला अस्थिर होगा, क्योंकि ये आधार से है इसलिए क्या होगा स्थिर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमें पता है कि मशीनों में काफ़ी ज़्यादा घर्षण होता है और घर्षण से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, जिससे मशीनें के जो पार्ट्स होते हैं घिस जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो दक्षता हो काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होता है और मशीनों में घर्षण कम होता है, खराबी कम होती है। अतः मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है स्नेहक का, जिसमें तेल आते हैं और ग्रीस आता है, बहुत सारे जो होते हैं स्नेहक में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है,
किसी भी नई स्थापना पर तारों के पूरा होने पर किस आई नियम को स्थापित किया जाता है? तो एक आई नियम स्थापित किया गया था 1956 में। उसी का नियम का प्रयोग किया जाता है कहीं भी जो तार बिछाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आई नियम 1956। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने आधार से एक सही वृत्ताकार शंकु के गुरुत्व केंद्र क्या होते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जैसे मान लीजिए ये एक शंकु हो गया, तो इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना होगा। तो हमें इसका जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, जैसे ये ऊंचाई h हो गई, तो ऊंचाई का h/4, ऊंचाई का h/4 होता है, वहाँ पे क्या होता है? इसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो कोई भी शंकु का जो आधार और शीर्ष से जो ऊंचाई h होती है उसका h/4 करेंगे, चौथा जो भाग होता है उसका क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिया है ₹25,000 का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आइए इसको हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस दर यानी r बटे में 100, और उसके पावर क्या होता है? n होता है। यहाँ पे क्या होगा? n, यहाँ पे मतलब इसके ऊपर हो जाता है n, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है जिससे यहाँ पे लिखाई नहीं हो पा रहा है। इसका पावर n होता है और माइनस क्या होता है? फिर मूलधन होता है। तो इस फार्मूले से हम जब हल करेंगे, क्योंकि p इक्वल टू दिया है 25,000 और r दिया है 12% और n कितना दिया है? 3 वर्ष। यदि इसको हल करेंगे और फिर उसको p को घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो 123.20 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, a² + b² का मान क्या होगा यदि a + b = 9 और ab = 20 दिया है? हमें पता है कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है बराबर a² + b² + 2ab होता है। तो इस वाले फार्मूले पर a + b का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 में से इधर 2ab है तो ab का मान दिया है 20 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। तो इधर प्लस है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो -40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, a⁵ फिर कोष्टक बंद किया उसके पावर 7 दिया है। तो जब हमें पता है कि जब एक पावर जैसे n है उसके बाद m दिया है तो ये आपस में इसके पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए 5 7 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसलिए a के पावर कितना होगा? 35। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और अभिप्रेत कोण 30 अंश है? तो हमें पता है कि चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अतः फार्मूला चाप की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है? L = πr, जहाँ r त्रिज्या है और थीटा होता है, बटे में क्या होगा? 180 होता है। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r का मान दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 30 अंश और बटे में 180। तो 30 से 180 डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 को 15 से कटाएंगे और 22/7 से गुणा करेंगे तो आएगा 7.5, जो कि ए ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कोई भी चक्र होता है या वृत्त होता है उसका केंद्र कहाँ पे होता है? सर्कल में सेंटर में होता है। कोई भी सर्कल या चक्र हो या वृत्त हो उसका केंद्र कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है। यहीं जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आयत हो गया, तो आयत का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होगा उसके विकर्ण जहाँ डिवाइड करेंगे आपस में, यानी इस बिंदु पर विकर्ण जहाँ काटते हैं वहाँ पे इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसके जहाँ विकर्ण काटते हैं वहाँ पे इसका होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र,
और जैसे त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज के लिए होता है उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है उसकी h/3 तक होती है, और जो शंकु होता है शंकु का h/4 तक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 अंश पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु का कलर क्या हो जाएगा? तो जब टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है, धातु का उपचार करने के लिए हमें उसको गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो उसको ठंडा ठंडा होने पर कैसा हम मतलब बनाते हैं, जैसे कठोर धातु बनाते हैं या मुलायम धातु बनाते हैं, वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब हम किसी भी धातु को टेम्परिंग करते समय 250 अंश पर ले जाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है, ब्राउन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के गुणांक को खोजने का सूत्र क्या है? तो अभी हमने बताया कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान क्या होता है? आर, यानी डब्लू। जो आर और डब्लू सेम ही होता है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो डब्लू के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे एफ क्या है? घर्षण बल है, और म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्नेहक को बनाए रखने के लिए स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। तो कोई भी मशीन हो, जब वो अपना काम करती है तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्नेहक का उपयोग करते हैं। तो स्नेहक इसलिए उपयोग किया जाता है उसमें घिसावट कम हो, और जो हमारा काम हो रहा है उसका जो प्रोडक्टिव सिस्टम हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो हमें पता है कि दक्षता यानी इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? दक्षता इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट बटे में इनपुट होता है, इनपुट। तो जैसे मान लीजिए हम इनपुट दिए हैं 100 और हमें आउटपुट 100 मिलेगा, तो हमारी दक्षता अच्छी होगी। तो घर्षण को कम करने के लिए ही हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं, जिससे दक्षता हमारी क्या हो? अधिक से अधिक हो, आउटपुट हमें अच्छा प्राप्त हो। घर्षण में जो ऊर्जा जा रही है वो घर्षण में न जाकर हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या जो कोई भी काम है उसमें एनर्जी जाए, तो उससे क्या होगा? दक्षता हमारी बढ़ती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न उपचार प्रक्रिया क्या है? ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न उपचार प्रक्रिया क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन दिया है नॉर्मलाइजिंग, सोकिंग, कूलिंग, पेंटिंग, बिन नंबर जो दिया है। तो हमें पता है कि कोई भी जैसे ऊष्मा उपचार, जैसे कोई भी मेटल है उसको कठोर बनाने के लिए या नरम बनाने के लिए उसका ऊष्मा उपचार किया जाता है। तो उसमें नॉर्मलाइजिंग भी होता है, सोकिंग और कूलिंग एक ही होता है। सोकिंग में भी ठंडा किया जाता है और कूलिंग में भी ठंडा किया जाता है। सोकिंग बस तुरंत अचानक जो किसी भी मेटल को ठंडा करना होता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, और कूलिंग थोड़ा धीरे धीरे किया जाता है। ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग इसमें नहीं आता है और पैकिंग भी नहीं आता है। अतः ये बी, सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 mm मोटाई वाली प्लेट में 10 mm व्यास वाले छिद्र को निकालने के लिए आवश्यक बल की गणना करें यदि प्लेट का शियर प्रतिबल 50 mm है। तो हमें पता है कि शियर प्रतिबल इक्वल टू होता है बल बटा में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्योंकि यहाँ पे बल निकालना है और क्षेत्रफल के लिए हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये व्यास दिया है 10 mm और त्रिज्या क्या हो जाएगा? 5 mm हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे और शियर प्रतिबल का मान दिया है 50। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा यदि x प्लस वाई बराबर 9 तथा x माइनस वाई बराबर 4 है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? पहले क्वेश्चन में x प्लस वाई होता है, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस वाई होता है। तो x प्लस वाई का मान दिया है 9 और x माइनस वाई का मान दिया है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौके 36। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से एक 10 किलो के 36 प्लेन में राइजिंग आपत्ति चलती में किया जाएगा यदि म्यू इक्वल टू कितना दिया है? 0.15 दिया है। क्योंकि इसमें बल का मान
कार्य बराबर पूछ रहा है तो कार्य बराबर हमें मालूम है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन तो इसमें दिया है 10 मीटर। अभी हमें बल ज्ञात करना है। तो बल के लिए फार्मूला होता है, हम लोगों ने बल के लिए फार्मूला पढ़ा है कि म्यू इक्वल टू एफ अपान आर होता है। तो म्यू का मान दिया है 0.15 mm और बल का मान ज्ञात करेंगे। और इसमें दिया है आर बराबर दिया है 10 kg। इसलिए इसका मान हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा 1.5 और एफ का मान ज्ञात हो गया और विस्थापन 10 है। इसलिए W इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, तो 1.5 गुणे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मीटर kg। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं। हमें पता है कि विकृति इक्वल टू क्या होता है, मूल आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम में। जैसे मान लीजिए कोई ये छड़ हो गया, तो ये कोई छड़ हो गया, तो इस छड़ में कोई बल लगाकर हम इसके जो मूल लंबाई, जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई L हो गई, तो इसकी लंबाई L में हम लोग कुछ बल लगाकर इसकी लंबाई में परिवर्तन करते हैं, तो जिसकी परिवर्तन को डेल्टा L से दर्शाते हैं। तो वहीं विकृति क्या होता है कि विकृति आयाम में परिवर्तन, जो डेल्टा L है उसके आयाम में परिवर्तन को दर्शाता है और मूल आयाम क्या है L है, अर्थात डेल्टा L अपान जो L होता है उसको क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो चूँकि पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर का मान यहाँ से हो जाएगा 50 है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो 25 गुणे 25 गुणे 22/7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 62.5। 22 नंबर क्वेश्चन है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये चूँकि अर्धवृत्त का पूछ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विनिर्देश सामान्य विनिर्देश से अलग होता है। तो जो विनिर्देश होता है विस्तृत विनिर्देश, ये सबसे अलग होता है। नहीं तो संक्षिप्त विनिर्देश, थोक विनिर्देश, मुख्य विनिर्देश सब एक ही ग्रुप में आते हैं और विस्तृत विनिर्देश क्या होता है, ये सबसे अलग होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूँकि इसमें दो चित्र दिखाया गया है, तो पहले एक चित्र का फिर दूसरे चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद आपस में ऐड कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका दिया है 18 और ये दिया है 100, लंबाई 100 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। और दूसरे वाला जो नीचे वाला चित्र है उसका जो लंबाई है 100 है और चौड़ाई 10 है। चूँकि ऊपर वाले में ये लंबाई 100 है, यहाँ पे मिस्टेक है, दिया है इसमें 90 होगा इसका लंबाई और मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 162 या 0 यानी 1620 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 10,000। तो इसलिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2620 हो जाएगा, डी ऑप्शन।